डिटेक्टिव एजेंसी के पहले शूट के पहले सीन में ही वो जिन गलती से नीचे गिर गए थे और वो इस बात से बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे थे। वो बिलीव नहीं कर सकते थे उन्होंने अपने पहले शूट में इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी थी, मगर क्योंकि वो गलती से गिरे थे तो उन्हें लगा कि डायरेक्टर शिन वहां पे कट बोलेंगे या फिर वो जिन को रुकने का कोई साइन देंगे। मगर जब वो जिन ने पीछे मुड़ के देखा, डायरेक्टर शिन और हांग यू उन्हें ही चुपचाप देख रहे थे और क्योंकि डायरेक्टर शिन ने वहां पे रुकने का कोई साइन नहीं दिया था तो वो जिन ने अपना एक्ट कंटिन्यू करा था और वो दोबारा डिटेक्टिव के कैरेक्टर में वापस जा रहे थे। डिटेक्टिव का कैरेक्टर इस समय डरा हुआ फील कर रहा था, मगर उसे आगे बढ़ते रहना था। डिटेक्टिव एजेंसी में काम करने का वो जिनका एक ही कारण था कि एक सीन को किसी और के नजरिए से देखने से उन्हें कितना थ्रिल मिलेगा, और क्योंकि इस समय डिटेक्टिव ने एक मर्डर देखा था और डिटेक्टिव उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे तो वो आगे बढ़ते जा रहे थे और वो इस समय एक विटनेस थे। डिटेक्टिव विला की विंडो खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। विला के अंदर की स्मेल किसी डेड पर्सन जैसी थी। कुछ समय और डिटेक्टिव विला के अंदर घूमते हैं, तभी उन्हें विला का बेसमेंट मिलता है। डिटेक्टिव विला के बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पे एक बॉडी मिलती है। डिटेक्टिव बॉडी के पास जाते हैं और थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक जिंदा इंसान है। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज आती है तो डिटेक्टिव एक सोफा के पीछे छुप जाते हैं। बेसमेंट में आए लोगों की बात सुन के डिटेक्टिव को पता चलता है कि वो जमीन पे लेटा हुआ इंसान भी एक विटनेस ही था। डिटेक्टिव को पता था कि इस समय अगर वो कुछ भी आवाज करते तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी और वो इस डर से बहुत ज्यादा कांप रहे थे और अपने कांपने को रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि डिटेक्टिव कोई और आवाज भी नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया था। बेसमेंट में आए हुए पर्सन डिटेक्टिव के पीछे सोफा पे बैठ गए थे। दूसरी तरफ डिटेक्टिव शिन और बाकी सब मेंबर्स वुजिन की एक्टिंग देख के बिलीव नहीं कर पा रहे थे। पीछे खड़े हुए कुछ एक्टर आपस में बात कर रहे थे कि वुजिन भी एक नए एक्टर थे, तो वुजिन की एक्टिंग का लेवल उनसे बिल्कुल अलग कैसे था। डायरेक्टर शिन हांग यूई को बताते हैं कि वुजिन की एक्टिंग पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। हांग यूई डायरेक्टर की बात से एग्री करती हैं और उन्हें कहती हैं कि अगर फिल्म फेस्टिवल में डिटेक्टिव एजेंसी के अलावा कोई और मूवी जीतती है तो ये बात साफ थी कि उन्हें रिश्वत दी गई थी। और हांग यूई पीछे खड़े एक्टर से भी बोलती है क्योंकि वुजिन इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे तो उन सबको भी अपनी एक्टिंग पे पूरी मेहनत करनी होगी। एक तरफ जहां डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ प्रोफाइलर ड्रामा के प्रमोशन शुरू हो गए थे। प्रोफाइलर ड्रामा के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर भी ड्रामा का पहला टीजर और ड्रामा की थीम रिवील कर दी गई थी। भले ही यूट्यूब वीडियो सिर्फ 30 सेकंड की थी, मगर उस पर व्यूज की कोई भी कमी नहीं थी। इस सब का कारण ये भी हो सकता था क्योंकि इस ड्रामा में 2 ए लिस्टेड एक्टर भी काम कर रहे थे और इसी तरह कुछ समय बाद डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग खत्म हो गई थी। भले ही ये एक शॉर्ट फिल्म थी, मगर वुजिन के लिए उनकी पहली फिल्म थी, पहली शूटिंग थी और पहला लीड रोल था। भले ही वुजिन शूटिंग के काम से बिल्कुल अनजान थे और शूटिंग से बहुत ज्यादा थक चुके थे, मगर वुजिन को शूटिंग करते हुए बहुत मजे भी आए थे और वुजिन ने सोचा कि सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग से वो इतना थक गए थे तो प्रोफाइलर ड्रामा की शूटिंग उनके लिए कितनी मुश्किल होगी, तो वो अपने आप को लंबे शूट्स के लिए तैयार करना चाहते थे। तभी वुजिन के पास उनके बेस्ट फ्रेंड किम यंग का कॉल आया था। वुजिन ने अपने आसपास देखा कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा था और वुजिन ने फोन उठा लिया था। वो किम यंग से कम आवाज में बात कर रहे थे। किम यंग ने वुजिन को बताया कि उनका फ्रेंड ग्रुप मिल रहा था और वो उन्हें अभी बुला रहे थे, मगर वुजिन ने किम यंग का ऑफर मना कर दिया था। किम यंग ने वुजिन को कहा कि उन्हें पता था कि उनके पास अभी कोई जॉब नहीं थी, तो वुजिन ऐसे क्यों एक्ट कर रहे थे कि वो अभी बिजी थे और वो इतना मिस्टीरियस क्यों एक्ट कर रहे थे। वुजिन ने किम यंग को कहा कि वो बिजी होने का एक्ट नहीं कर रहे थे और वो इस समय बहुत बिजी थे और वो इस सब के बारे में उन्हें बाद में मिलकर बताएंगे, और ये कह के वुजिन ने फोन काट दिया था क्योंकि वुजिन को पता था कि कुछ समय बाद ही वो उन्हें टीवी पे देखने वाले थे, तो वो अपने एक्टिंग की बात को सीक्रेट ही रखना चाहते थे। तभी पीछे से डायरेक्टर शिन ने वुजिन को बुलाया। वुजिन अचानक से डायरेक्टर शिन की आवाज सुन के थोड़ा डर गए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डायरेक्टर शिन वुजिन और किम यंग की बात सुने। डायरेक्टर शिन ने वुजिन से पूछा कि क्या वो इतनी एक्टिंग करने के बाद भी एग्जॉस्टेड तो नहीं थे, मगर वुजिन ने उन्हें बताया कि वो मैनेज कर सकते थे। डायरेक्टर शिन ने वुजिन की तारीफ करते हुए कहा कि क्योंकि वुजिन एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे तो उनके लिए एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग तो कुछ भी नहीं होगी। अभी कुछ देर पहले ही वुजिन के दिमाग से वुजिन ने बात निकाली ही थी, लेकिन डायरेक्टर शिन ने फिर से उन्हें इस डर को याद दिला दिया था। डायरेक्टर शिन ने वुजिन को ये बताया कि क्योंकि शूटिंग खत्म हो गई थी तो वो फिल्म की एडिटिंग शुरू करने वाले थे और वो वुजिन को फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में बताने लगे और उन्हें बताने लगे और शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या होता है। वुजिन को डायरेक्टर शिन की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, मगर वुजिन ने डायरेक्टर शिन को कहा कि वो सब समझ गए थे और उन्होंने डायरेक्टर शिन के फिल्म फेस्टिवल के शेड्यूल के बारे में पूछा। डायरेक्टर शिन ने वुजिन को बताया कि एग्जैक्ट शेड्यूल 2 हफ्ते बाद आने वाला था और उन्होंने ये भी सुना था कि ये फेस्टिवल अप्रैल के बीच में शुरू होने वाला था, तो वो मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन उससे पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। और डायरेक्टर शिन ने वुजिन को कहा कि उनके पास एक सूट तो होगा ही, मगर फिर भी वो एक नया सूट ले ले। वुजिन ने डायरेक्टर शिन से नया सूट लेने का कारण पूछा तो डायरेक्टर शिन ने वुजिन को बताया कि उनके लिए
फिल्म फेस्टिवल के फाइनल्स तक जाना एक सपना ही था। मगर शूटिंग खत्म होने के बाद और वो जिनकी एक्टिंग के साथ उन्हें ये सपना अब सपना नहीं लग रहा था। तो अगर डिटेक्टिव एजेंसी फिल्म फेस्टिवल के फाइनल तक जाती है और क्योंकि वो जिन डिटेक्टिव एजेंसी के में लीड थे तो उन्हें फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करना ही होगा और साथ साथ उन्हें वहां पे अच्छा भी लगना होगा क्योंकि फिल्म फेस्टिवल में इंडस्ट्री के बहुत बड़े लोग आने वाले थे। उन्होंने वोजिन को यह भी बताया कि ज्यादातर तो ये सब काम एक एक्टर की एजेंसी संभालती है, मगर वोजिन के पास अभी कोई एजेंसी नहीं थी तो वो उन्हें ये खुद ही बता रहे थे। और उन्होंने वोजिन से पूछा कि प्रोफाइलर ड्रामा की स्क्रिप्ट रीडिंग के पास उन्हें बहुत सारे बिजनेस कार्ड्स तो मिले ही होंगे और वोजिन के लिए एजेंसी चूज करना अभी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि एक नए एक्टर को इतने कार्ड नहीं दिए जाते और किसी एक्टर को एजेंसी ज्वाइन करते टाइम भी कोई एडवांस नहीं दिया जाता। और ज्यादातर तो ऐसा भी होता है कि एक्टर खुद पैसे देते हैं कि एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए और वो एजेंसी उस एक्टर को रियल एक्टिंग से इंट्रोड्यूस कराती है और कुछ सालों के लिए उस एक्टर के साथ काम करती है ताकि उस एक्टर की एक्टिंग और इम्प्रूव हो सके और फिर वो एक्टर 3-4 साल बाद खुद पैसे कमाना शुरू करता है। मगर वोजिन का केस बिल्कुल अलग था। यहाँ पे वोजिन को एजेंसी सामने से पैसे दे रही थी और वोजिन अपने करियर की शुरुआत से ही पैसे कमाना शुरू कर रहे थे और वोजिन के लिए एक बड़ी बात ये भी थी कि वो प्रोफाइलर जैसे बड़े ड्रामा में काम कर रहे थे। डायरेक्टर शिन ने वोजिन को बताया कि बहुत सारे एंटरटेनमेंट कंपनीज वोजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन करना चाहती थी क्योंकि उन्हें वोजिन की एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए और वोजिन को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए मिलियंस का खर्चा नहीं करना था जो वो एक नए एक्टर पे करती हैं। और क्योंकि डायरेक्टर शिन ने ये भी देखा है कि 3-4 साल ट्रेन होने के बाद भी एक एक्टर एक छोटा सा रोल भी नहीं ले पाता है। मगर वोजिन इस समय डिटेक्टिव एजेंसी में काम कर रहे थे और साथ ही बहुत बड़े ड्रामा प्रोफाइलर में काम कर रहे थे और उनका करियर अभी शुरू ही हुआ था और काफी एंटरटेनमेंट कंपनीज ने स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पे उनकी एक्टिंग देख ही ली थी तो वो वोजिन को साइन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और डायरेक्टर शिन ने वोजिन को बताया कि इन सब अचीवमेंट्स के साथ वो अपने डाउन पेमेंट्स 20 मिलियन के आसपास रख सकते थे। वोजिन 20 मिलियन सुन के हैरान हो गए थे। तभी डायरेक्टर शिन ने अपने कोर्ट में से प्रोफाइलर ड्रामा की स्क्रिप्ट का 3rd और 4th पार्ट वोजिन को दे दिया था। क्योंकि वो जिन डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग में बिजी थे तो मानुओं ने स्क्रिप्ट डायरेक्टर शिन को दे दी थी। स्क्रिप्ट वोजिन के हाथ में आते ही वोजिन ने 3rd पार्ट की रीडिंग ब्लैक स्क्रीन के अंदर शुरू कर दी थी। वोजिन अपने घर पे आ चुके थे और वो बहुत ज्यादा थक चुके थे और क्योंकि अब डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग खत्म हो चुकी थी तो उन्हें अब बहुत बड़ा डिसीजन लेना था और वो था एक एजेंसी ज्वाइन करना। वोजिन के पास इस समय 8 कार्ड्स थे। वोजिन सोच रहे थे क्या उन्हें ज्वाइन करने से पहले इन सब कंपनी से पहले खुद मिलना होगा, मगर अगर वो इन सब के पास खुद मिलने गए तो ये उनके कॉन्सेप्ट में नहीं होगा क्योंकि वोजिन ने स्क्रिप्ट रीडिंग में देखा था कि जिन भी एजेंसीज ने वोजिन को कार्ड दिए थे वो आपस में एक दूसरे को जानते थे तो अगर वोजिन सभी एजेंसीज से मिलते हैं तो उनके बारे में रूमर्स घूम सकते थे। क्योंकि वोजिन को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो खुद की रिसर्च से तो वोजिन कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो वोजिन के पास इसका एक ही सॉल्यूशन था तो वोजिन ने अपना फोन पिकअप करा और एक पर्सन के पास कॉल कर दिया। दूसरी तरफ बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट में सीईओ चोई हांगयुई से पूछते हैं कि क्या उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग में अच्छी एक्टिंग करी, मगर हांगयुई जवाब में शायद कहती हैं। तो सीईओ चोई हांगयुई से पूछते हैं कि वो शायद क्यों कह रही थी। हांगयुई थोड़ा टेंशन में लग रही थी क्योंकि वोजिन की एक्टिंग देखना और उनके साथ सीन में एक्ट करना बिल्कुल अलग था क्योंकि शूटिंग के दौरान हांगयुई वोजिन की एक्टिंग से थोड़ा इंटीमेट फील हो रही थी और हर सीन के शूट पे वो कोशिश कर रही थी वो अपनी एक्टिंग को वोजिन के लेवल तक ले जा सके और उन्हें खुद अपनी एक्टिंग में कमी लग रही थी। वो बिलीव नहीं कर पा रही थी वोजिन शूटिंग में इतनी अच्छी एक्टिंग कर कैसे रहे थे। क्या वोजिन अपनी एक्टिंग सिर्फ अपने टैलेंट पे कर रहे थे? और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वोजिन इस समय 2 रोल की शूटिंग कर रहे थे और वो दोनों रोल आपस में बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था असिस्टेंट मैनेजर पार्क का रोल जो था एक साइकोपैथ का रोल और दूसरा रोल था एक डिटेक्टिव का। हांगयुई बिलीव नहीं कर पा रही थी कि क्या वोजिन ने अपनी एक्टिंग खुद ही सीखी थी और हांगयुई को वोजिन की लेवल की एक्टिंग करना इम्पॉसिबल लग रहा था, मगर फिर भी हांगयुई वोजिन के साथ ही एक्ट करना चाहती थी क्योंकि वो खुद की एक्टिंग को और बेटर करना चाहती थी और अच्छा करना चाहती थी और ऐसा करने के लिए हांगयुई को वोजिन को अपनी एजेंसी में ज्वाइन कराना होगा। तो हांगयुई ने सीईओ चोई से पूछा कि उन्होंने वोजिन के लिए डाउन पेमेंट का ऑफर कितना रखा था और क्या अभी तक वोजिन ने उन्हें कॉल किया था। सीईओ चोई ने हांगयुई को बताया कि अभी तक उन्होंने डाउन पेमेंट डिसाइड नहीं करी थी। तो हांगयुई ने सीईओ चोई को बताया कि वो डाउन पेमेंट जितनी हो सके उतनी ज्यादा ही रखें और वोजिन को एजेंसी ज्वाइन कराने की पूरी कोशिश करें। तो सीईओ चोई कह ही रहे थे कि वो भी यही चाहते थे। तभी उनके पास एक कॉल आने लगा। कॉल एक अनजान नंबर से था, मगर जब सीईओ चोई ने कॉल उठाया तो उन्हें पता चला ये कॉल वोजिन का ही था। सीईओ चोई और हांगयुई वोजिन के कॉल से हैरान हो गए थे।
सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि वो उन्हीं के कॉल का इंतजार कर रहे थे। तो वोजिन ने कहा कि वो डिटेक्टिव एजेंसी की शूटिंग में बिजी थे और वो सीईओ चोई से डाउन पेमेंट की बात डिस्कस करना चाहते थे। सीईओ चोई इसी बात का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने वोजिन के साथ एक मीटिंग के लिए टाइम सेट कर लिया था और वोजिन को बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट पे बुला लिया था। वोजिन बीडब्ल्यू एंटरटेनमेंट में आ गए थे। सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि भले ही उनकी कंपनी एक स्टार्टअप थी, लेकिन उनका स्केल बहुत बड़ा था और इस सब का बहुत बड़ा क्रेडिट हांग्युई को जाता है। वोजिन ने सीईओ चोई से पूछा कि वो सिर्फ हांग्युई को ही क्रेडिट क्यों दे रहे थे। तो सीईओ चोई ने उन्हें बताया कि वो हांग्युई से अपनी कंपनी के फाउंडेशन बनाना चाहते थे और उन्होंने वोजिन से पूछा कि क्या वो अभी तक और एंटरटेनमेंट कंपनी से मिले थे। सच तो ये था कि वोजिन के लिए एक एजेंसी के साथ ये पहली ऑफिशियल मीटिंग थी, मगर सीईओ चोई को वे ये नहीं बता सकते थे। तो उन्होंने सीईओ चोई को बताया कि वो कुछ और एंटरटेनमेंट कंपनी से मिले थे। सीईओ चोई वोजिन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने से पहले डाउन पेमेंट फिक्स करना चाहते थे और उन्होंने वोजिन को ये भी बताया कि बाकी और एंटरटेनमेंट कंपनीज ने जो भी वोजिन को ऑफर्स दिए हैं, सीईओ चोई भी उन्हें वही ऑफर देंगे। और क्या वोजिन की कोई और भी कंडीशंस थी, क्योंकि डायरेक्टरशिप ने उन्हें बताया था कि वो अभी अपनी डाउन पेमेंट 20 मिलियन रख सकते थे, मगर उन्हें ये डर था कि सीईओ चोई 20 मिलियन की डाउन पेमेंट को रिजेक्ट कर देंगे। मगर फाइनली कुछ देर सोचने के बाद वोजिन ने डिसाइड करा कि वो कॉन्फिडेंस के साथ 20 मिलियन बोल देंगे। मगर जब वोजिन 20 मिलियन बोलने ही वाले थे, तभी सामने से सीईओ चोई ने 30 मिलियन का ऑफर दे दिया। वोजिन 30 मिलियन का ऑफर सुन के हैरान हो गए थे। वो गलती से हैरानी से अपना कॉन्सेप्ट भूल के 30 मिलियन बोलने वाले थे, मगर उन्होंने तभी रियलाइज करा वो गलती कर रहे थे, तो वो चुप हो गए। तभी सामने से सीईओ चोई ने वोजिन को चुप देख उन्हें 40 मिलियन का ऑफर दे दिया। वोजिन मन ही मन चिल्ला रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था सीईओ चोई ने अचानक से 10 मिलियन और कैसे बढ़ा दिए थे। तो उन्होंने सीईओ चोई से कंफर्म करा कि क्या वो सच में 40 मिलियन बोल रहे थे और सीईओ चोई ने ये बात कंफर्म कर दी थी। 40 मिलियन का ऑफर सुन के वोजिन के पास अब कोई और कारण नहीं था कि वो ये ऑफर रिजेक्ट कर दे, मगर वो जानना चाहते थे उन्हें इतना बड़ा ऑफर मिला क्यों था। तो उन्होंने सीईओ चोई से पूछा कि उन्होंने 40 मिलियन का अमाउंट कैसे सेट किया था। सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि ज्यादातर तो फेमस एक्टर्स को डाउन पेमेंट के बजाय घर या कार्स दी जाती हैं और डाउन पेमेंट ज्यादातर तब दी जाती है जब कोई फेमस एक्टर अपनी एजेंसी चेंज कर रहा हो, और किसी एक्टर या आइडल को अपने पहले कॉन्ट्रैक्ट में कोई डाउन पेमेंट तो दी भी नहीं जाती, क्योंकि वो एज ए ट्रेनी शुरू करते हैं। मगर क्योंकि वोजिन का केस थोड़ा अलग था, थोड़ा स्पेशल था और वो कोई अनजान एक्टर नहीं थे और वो इस समय 2 प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे थे, जो कि एक बहुत रेयर चीज थी। मगर क्योंकि ये 2 प्रोजेक्ट्स अभी रिलीज नहीं हुए थे, तो नॉर्मल पब्लिक के लिए वोजिन अभी एक अनजान इंसान थे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन ही एक एक्टर की वैल्यू बढ़ाती है। और एक बात ये भी है कि वोजिन की एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स उन्हें अपने प्रोजेक्ट में ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे। मगर फ्यूचर कुछ भी फिक्स नहीं है और ऐसा हो सकता है कि वोजिन जो 2 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो फेल हो जाए और वोजिन की सिचुएशन और खराब हो जाए। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इसका मतलब ये होगा कि एक एजेंसी किसी नॉर्मल इंसान को 40 मिलियन दे रही थी, मगर इस केस में डाउन पेमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ सबसे जरूरी चीज थी कि पेमेंट का रेशो क्या होगा और कॉन्ट्रैक्ट का समय कितना होगा, क्योंकि अगर वो जिन एजेंसी ज्वाइन करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए पैसे या टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ये किसी भी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज होगी। सीईओ चोई ने वोजिन को ये भी बताया कि हो सकता है कि कई कंपनी के ऑफर्स उन्हें अभी अच्छे ना लग रहे हो, मगर जैसे जैसे वोजिन और पॉपुलर होंगे तो उन्हें एक एजेंसी की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि उन्होंने उनकी पेमेंट कैसे डिसाइड करी थी और उन्होंने वोजिन को मार्केट के ट्रेंड्स का ओवरव्यू दिया और ये बताया कि एक नए एक्टर के लिए जो कि ट्रेनिंग पीरियड में जाता है, उस एक्टर का पेमेंट रेशो 5-5 या 6-5 होता है। मगर वोजिन एक कंप्लीट एक्टर थे, तो किसी भी एजेंसी को वोजिन पे इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो सीईओ चोई ने अपना ऑफर ये दिया कि पेमेंट का रेशो 9-1 होगा, जिसमें से कंपनी का हिस्सा 1 होगा एंड वोजिन का 9, और कॉन्ट्रैक्ट का टाइम 1 साल का होगा। और अगर वोजिन चाहे तो वो 1 साल के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट का टाइम बढ़ा सकते थे। वोजिन कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस पे बिलीव नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये हो सकता है कि हांगुई के इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन थोड़ी और बढ़ चुकी हो, मगर वोजिन ने इतनी अच्छी कंडीशंस तो बिल्कुल नहीं सोची थी, क्योंकि वोजिन को इस समय एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो पेमेंट का रेशो 9-1 और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 1 साल उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तो वोजिन ने सीईओ चोई से 2 और कंडीशंस ऐड करने के लिए पूछा। पहली कंडीशन ये थी कि वोजिन के पास्ट के बारे में उनसे कोई नहीं पूछेगा,
और वो जिन सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे जिसमें वो काम करना चाहते थे। सीईओ चोई ने वो जिन की पहली कंडीशन एक्सेप्ट कर ली थी और दूसरी कंडीशन के बारे में पूछा कि क्या कंपनी उन्हें प्रोजेक्ट्स की रिकमेंडेशन भी नहीं दे सकती थी। तो वो जिन ने उन्हें बताया कि कंपनी उन्हें प्रोजेक्ट की रिकमेंडेशन दे सकती थी, में काम करना या ना करना ये वो जिन का डिसीजन होने वाला था। सीईओ चोई ने दोनों कंडीशन एक्सेप्ट कर ली थी और बताया कि ये दोनों कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दी जाएंगी। और वो जिन से ये पूछा कि क्या इसका मतलब ये था कि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, और वो जिन ने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट की बात फाइनल कर ली थी। सीईओ चोई वो जिन को अपनी कंपनी में साइन करके बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो जिन ने सीईओ चोई को बताया कि स्क्रिप्ट रीडिंग के बाद उन्हें एक कार्ड मिला था। ये कार्ड किसी एंटरटेनमेंट कंपनी का नहीं था मगर एक फिल्म कंपनी का था, और उन्होंने वो जिन को उन्हें कॉन्टेक्ट करने के लिए कहा था। सीईओ चोई ने जब वो कार्ड देखा तो वो हैरान हो गए थे, क्योंकि ये कार्ड एक बहुत बड़ी फिल्म कंपनी का था, और इससे बड़ी बात तो ये थी ये कार्ड जनरल मैनेजर डोमिन का था, जो कि उस फिल्म कंपनी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंसान थे। तो सीईओ चोई ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर वू, जो कि कंट्री के बहुत बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर में से एक है, और उनका अगला प्रोजेक्ट बॉक्स मूवी कंपनी के साथ ही है। साथ ही साथ डायरेक्टर वू जनरल मैनेजर डोमिन बहुत ज्यादा क्लोज भी है, क्योंकि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। तो सीईओ चोई ने बताया कि उन्हें जनरल मैनेजर डोमिन से मिलना चाहिए, और उन्होंने तभी उनके पास कॉल कर दिया था, क्योंकि वो जिनको कार्ड की कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो जिन की तरफ से बहुत अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने सीईओ चोई से सारी बात पूछ ली थी। सीईओ चोई ने जब कार्ड के नंबर पे कॉल करा, और कॉल पे ये पता चला कि वो इसी समय मीटिंग करना चाहते थे। बॉक्स मूवी फिल्म कंपनी में पहुंच गए थे और वो वहां मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। मीटिंग रूम में बैठे हुए उन्हें 30 मिनट हो चुके थे, मगर जनरल मैनेजर डोमिन अभी तक वहां नहीं आए थे। और ऐसा हो सकता था कि वो जिन उनके पास कॉल नहीं किया था, तो जनरल मैनेजर डोमिन थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे, मगर वो जिन का ध्यान सामने लगे हुए दीवार के पोस्टर पे था, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये पोस्टर वाली मूवी देखी थी। जनरल मैनेजर डोमिन मीटिंग रूम में आ गए थे। उन्होंने आते ही बताया कि वो थोड़ा बिजी हो गए थे, मगर सीईओ चोई को पता था कि जनरल मैनेजर झूठ बोल रहे थे। जनरल मैनेजर ने वोजिन को बताया कि वो उनके कॉल का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तो वोजिन ने उनसे कहा कि वो शूट में बिजी थे, मगर सामने से जनरल मैनेजर ने कहा कि भले ही वोजिन शूटिंग में बिजी थे, मगर ये एक कारण नहीं हो सकता कि एक नया एक्टर उन्हें इग्नोर कर रहा हो। जनरल मैनेजर ने वोजिन से पूछा कि वो डायरेक्टर वो को तो जानते ही होंगे, और जनरल मैनेजर ने डायरेक्टर वो को वोजिन के बारे में सब बताया था, और क्योंकि वोजिन ने उनके पास काफी समय से कांटेक्ट नहीं करा था, तो डायरेक्टर वो जनरल मैनेजर पे थोड़ा गुस्सा भी थे। और उन्होंने एक बात और कही कि वो इस बात के लिए वोजिन को ब्लेम नहीं कर रहे थे, मगर सीईओ चोई और वोजिन को पता था कि वो उन्हें ही ब्लेम कर रहे थे। जनरल मैनेजर ने उन्हें बताया कि सबसे पहले तो वोजिन का ऑडिशन होगा, और उन्होंने वोजिन को सीन की स्क्रिप्ट दी और कहा कि वो इसे देख सकते हैं। वोजिन ने स्क्रिप्ट उठा ली थी और वोजिन स्क्रिप्ट देख रहे थे। सीईओ चोई को पता था कि जनरल मैनेजर वोजिन को साफ साफ अपनी बात मानने के लिए पुश कर रहे थे, मगर वोजिन अगर लेजेंडरी डायरेक्टर वो की प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ जाएगा। और भले ही सीईओ चोई जनरल मैनेजर को पसंद नहीं करते थे, मगर ये एक कारण नहीं था कि वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना कर दें। सीईओ चोई ने वोजिन को बताया कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और वो अगर साफ साफ बताए तो सच तो यही था कि एक नए एक्टर को ये अपॉर्चुनिटी मिलना बिल्कुल भी नामुमकिन था। एक तरफ सीईओ चोई वोजिन से इस प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि वो इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लें, मगर तभी वोजिन ने सीईओ चोई से कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को लेने से मना कर दे। सीईओ चोई वोजिन की बात सुन के शॉक हो चुके थे। सीईओ चोई वोजिन से पूछते हैं क्या वो सच में जनरल मैनेजर डोमिन का ऑफर मना कर रहे हैं, और क्या उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया है। वोजिन फिर कहते हैं कि वो इस ऑफर को मना कर रहे हैं। सीईओ चोई ने देखा कि वोजिन बिल्कुल सीरियस है, और अब उन्हें समझ में आ रहा था कि हांगयू ने उन्हें स्पेशल क्यों कहा था, क्योंकि वोजिन का बिहेवियर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था। सीईओ चोई वोजिन से पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक स्क्रिप्ट की कुछ ही लाइंस पढ़ी थी और वो इतनी जल्दी ऑफर मना कर रहे थे, क्यों ना वो शांति से कुछ और लाइन पढ़े और फिर बताएं। लेकिन वोजिन ने बताया कि वो शांति थे। सीईओ चोई वोजिन से कम आवाज में चिल्ला के पूछते हैं क्या वो सच में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना कर देना चाहते थे, और वोजिन कहते हैं कि वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि सीईओ चोई जनरल मैनेजर डोमिन से सीधा ऑफर के लिए मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बात टालने की कोशिश करी, और उन्होंने जनरल मैनेजर डोमिन को बताया कि वोजिन को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लग रही थी। जनरल मैनेजर डोमिन ने कहा कि अगर यही बात थी तो ये बात वोजिन क्यों नहीं कह रहे थे। वोजिन पीछे से ऑफर के लिए मना ही कर रहे थे, लेकिन तभी सीईओ चोई ने उनको रोक लिया। वोजिन समझ गए थे कि सीईओ चोई बात को टालने की कोशिश कर रहे थे, और सीईओ चोई ने कहा कि वोजिन स्क्रिप्ट और पढ़ना चाहते थे। तो जनरल मैनेजर डोमिन ने कहा कि अगर वो वोजिन को ऐसे ही स्क्रिप्ट दे देंगे तो लोगों के लिए इंप्रेशन तो ऐसा ही जाएगा कि वो वोजिन को कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहे थे, इसलिए वो पूरी स्क्रिप्ट देने में हेजिटेट कर रहे थे।
सीईओ चोई ने भी जनरल मैनेजर डोमिन की बात पे एग्री किया, क्योंकि सीईओ चोई कुछ और टाइप डालना चाहते थे ताकि ऐसा ना लगे कि वोजिन ने कुछ ही पेज पढ़ के स्क्रिप्ट के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने जनरल मैनेजर डोमिन से डायरेक्टर वू के बारे में पूछा और ये बताया कि डायरेक्टर वू ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट खत्म किया था और वो बिना किसी ब्रेक के अगले प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले थे। कुछ देर बात ऐसे ही चलती रही और सीईओ चोई ने जनरल मैनेजर डोमिन को बताया कि वो जनरल मैनेजर डोमिन के ऑफर के बारे में और सोचेंगे और उन्हें जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे। जनरल मैनेजर डोमिन ने पूछा कि क्या उन्हें और समय इंतजार करना होगा, तो सीईओ चोई ने बताया कि इस समय वोजिन प्रोफाइलर ड्रामा के साथ बिजी थे और जैसे ही वोजिन को प्रोफाइलर ड्रामा से टाइम मिलेगा सीईओ चोई पर्सनली जनरल मैनेजर डोमिन से कांटेक्ट करेंगे। मीटिंग खत्म हो गई थी और उसके बाद सुवोजिन और सीईओ चोई मीटिंग रूम के बाहर खड़े थे। बाहर निकलने के बाद सीईओ चोई ने आसपास देखा कि आसपास कोई था तो नहीं। उन्होंने वोजिन के पास जाके उनसे चिल्ला के पूछा कि उन्होंने इतना अच्छा ऑफर मना क्यों कर दिया था, इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। वोजिन के पास ऑफर मना करने का कारण था क्योंकि जब उन्होंने ब्लैक स्क्रीन में प्रोजेक्ट का ग्रेड देखा था तो उस प्रोजेक्ट का ग्रेड F था, जो कि अब तक का सबसे खराब ग्रेड था। मगर उन्हें वहां पे एक बात बहुत अजीब लगी। भले ही स्क्रिप्ट का ग्रेड F था, मगर स्क्रिप्ट के बारे में लिखा था कि स्क्रिप्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो जिन हाल ही में एक एक्टर बने थे तो वो सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स करना चाहते थे जो हिट होने वाले थे। मगर वो सीईओ चोई को ये सब नहीं बता सकते थे, तो उन्होंने सीईओ चोई को वही जवाब दिया जो उन्होंने मानवो और राइटर पार्क को दिया था और उन्होंने बताया कि स्क्रिप्ट रिजेक्ट करने का कारण उनका इंट्यूशन था। सीईओ चोई को वोजिन का जवाब थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने वोजिन से पूछा कि क्या वो थोड़े बीमार तो नहीं थे और क्या उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन वोजिन ने बताया वो बिल्कुल ठीक है और सीईओ चोई इस ऑफर के लिए मना कर सकते हैं। सीईओ चोई को वोजिन का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था और उन्हें पता चल गया था वोजिन का बिहेवियर सिर्फ अनप्रेडिक्टेबल नहीं, बिल्कुल क्रेजी था। कुछ समय बाद वोजिन अपने घर आ गए थे और वो अपने साथ वो स्क्रिप्ट भी ले आए थे जो उन्हें जनरल मैनेजर डोमिन ने दी थी और वो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे और स्क्रिप्ट का नाम था नेगोशिएशन, मगर उसका ग्रेड अभी भी F ही था, क्योंकि वोजिन ने ये देखा था कि स्क्रिप्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो वो नेगोशिएशन को एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते थे और पता लगाना चाहते थे कि स्क्रिप्ट के ग्रेड का F होने का कारण क्या था। जब वोजिन ने देखा कि स्क्रिप्ट में एक कैरेक्टर का नाम जेम्स था जो कि एक फॉरेन कैरेक्टर था और वोजिन ने अभी तक एक फॉरेन कैरेक्टर एक्सपीरियंस नहीं करा था, तो उन्होंने ये कैरेक्टर एक्सपीरियंस करने का डिसाइड करा। जैसे ही वोजिन ने जेम्स का कैरेक्टर सेलेक्ट किया तभी वहां एक अनाउंसमेंट हुई और अनाउंसमेंट में ये बताया कि जेम्स का कैरेक्टर एक इंग्लिश कैरेक्टर था और इस कैरेक्टर को एक्सपीरियंस करने से पहले वोजिन को इंग्लिश सीखनी होगी और इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग शुरू हो चुकी थी। वोजिन अब इंग्लिश लैंग्वेज के सिमुलेशन में आ चुके थे। वो आसपास देख ही रहे थे कि वो कहाँ है, लेकिन तभी उन्होंने अचानक से देखा उनके पास एक चीज तेजी से बढ़ती आ रही थी। जब वो चीज थोड़ी और पास आई तब पता चला वो एक कैरेक्टर था ए कैरेक्टर तेजी से वोजिन के पास आया और वोजिन से टकराया, लेकिन वोजिन को फिजिकली कुछ भी फील नहीं हुआ। जब वोजिन ने फिर आगे देखा तो उनके पास इंग्लिश के सारे कैरेक्टर तेजी से उनकी तरफ आते दिख रहे थे। वोजिन को पता नहीं चल रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा था और सभी कैरेक्टर एक एक करके वोजिन से आके टकरा रहे थे और इंग्लिश लैंग्वेज की रीडिंग यहाँ खत्म हो गई थी। वोजिन अब ब्लैक स्क्रीन से बाहर आ गए थे। वोजिन को पता नहीं था ये अभी क्या हुआ, लेकिन अभी उन्होंने जो ब्लैक स्क्रीन के अंदर सेंसेशन फील करी थी वो बिल्कुल सेम सेंसेशन थी जो उन्होंने एक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए एक्सपीरियंस करी थी। और वोजिन ने जब ये कहा कि मेरे साथ अभी हुआ क्या, ये वोजिन ने इंग्लिश में बोला था। वोजिन की इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल फ्लुएंट हो गई थी और वो इंग्लिश बिल्कुल फ्लो में बोल रहे थे और वोजिन ने जेम्स के कैरेक्टर के बारे में जो इंग्लिश में लाइंस पढ़ी थी वो सब भी उन्हें याद थी और वोजिन ये सोच रहे थे क्या इसका मतलब ये था कि वो हॉलीवुड में भी जा सकते थे और वोजिन अब ये चेक करना चाहते थे कि क्या वो अब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ भी सकते थे। जब वोजिन ने अपने फोन में एक इंग्लिश आर्टिकल खोला तो उन्होंने ये देखा कि वो पूरा आर्टिकल आराम से पढ़ सकते थे और पूरा आर्टिकल बिल्कुल आसानी से समझ भी सकते थे। यहाँ पे वोजिन को ब्लैक स्पेस के एक और पावर के बारे में पता चला कि वोजिन वहां सिर्फ कैरेक्टर नहीं लैंग्वेजेस भी सीख सकते थे, लेकिन वोजिन को अभी तक नहीं पता था कि नेगोशिएशन की स्क्रिप्ट का ग्रेड F क्यों था। दूसरी तरफ एक रिपोर्टर अपना कंप्यूटर यूज कर रहा था और कॉल पे बात कर रहा था। कॉल पे दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस थी जो अपने साथ हुए अब्यूज के बारे में बता रही थी और वो बता रही थी उनका अब्यूज एक डायरेक्टर ने किया था और अगले ही दिन उन्हें डायरेक्टर की टीम से निकाल दिया गया था। एक्ट्रेस से पूछा कि क्या उनके पास इस सब का कुछ एविडेंस था। एक्ट्रेस ने रिपोर्टर को बताया कि जैसे भी वो कार में बैठी थी उन्होंने सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, मगर ये सब अगर वो किसी और को बताती तो कोई उनकी बात पे बिलीव नहीं करता। रिपोर्टर ने एक्ट्रेस को कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। भले ही डायरेक्टर के इन्फ्लुएंस के कारण रिपोर्टर ये सब न्यूज चैनल्स पे ना डाल सकती हो, तो उन्होंने डिसाइड करा वो ये सब यूट्यूब पे डालेंगी, क्योंकि रिपोर्टर को पता था कि ये डायरेक्टर अगले ही हफ्ते नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था और वो इस एविडेंस के साथ डायरेक्टर वू का डाउनफॉल शुरू करने वाली थी। सब्सक्राइब।